Assalamu alaikum, Amara Ishtaq here. Today we are going to discuss about organic chemistry for ADS part 2. As you know, in our previous lecture we were discussing about reactions of alkanes, in which we have discussed about nitration reaction of alkane, and now in this lecture we are going to discuss about sulfonation reaction of alkanes. Now what are sulfonation reactions of alkanes? आपने इस तरह के रिएक्शन पहले भी सुने होंगे कभी. सल्फोनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं इन विच वी रिप्लेस, मैंने आपको बताया कि ये अल्केन्स का रिएक्शन है, तो इन विच वी रिप्लेस वन हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन, वन हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन्स with सल्फोनिक एसिड ग्रुप, सल्फोनिक एसिड ग्रुप. इस बात का क्या मतलब है कि सल्फोनेशन में हम किसी भी अल्केन का ये रिएक्शन है तो हम अल्केन का हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करके उस हाइड्रोजन एटम की जगह पे सल्फोनिक एसिड ग्रुप अटैच कर देते हैं. सल्फोनिक एसिड ग्रुप कहते हैं हम SO3H ग्रुप को. मतलब कि आपने जितने भी अभी तक रिएक्शंस पढ़े हैं वो सारे रिप्लेसमेंट के रिएक्शन थे. मतलब उसमें से अल्केन का एक हाइड्रोजन आप रिमूव करते हैं और उस हाइड्रोजन की जगह पे कुछ भी लगा देते हैं. उस हाइड्रोजन की जगह पे आपने नाइट्रो ग्रुप लगाया तो नाइट्रेशन कहलाया. उस हाइड्रोजन को उतार के उसकी जगह पे आपने हैलोजन लगाया तो वो प्रोसेस हैलोजिनेशन कहलाया. तो सल्फोनेशन में हम क्या करेंगे, किसी भी अल्केन का एक हाइड्रोजन एटम उतार के उसकी जगह पे सल्फोनिक एसिड ग्रुप अटैच करवा देंगे. ठीक है कि सल्फोनिक एसिड ग्रुप की रिप्लेसमेंट करवा दी हमने हाइड्रोजन के साथ. तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे, सल्फोनेशन. तो इसके हम एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर मैं यहां पे लिखूंगी. दिस इज आइसोब्यूटेन. आपको पता है कि ब्यूटेन ऐसे अल्केन को कहते हैं जिसमें 4 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 कार्बन. लेकिन अगर वो किसी ब्रांच के अंदर अरेंज हो, 3 एक स्ट्रेट चेन में कार्बन एटम है और एक ब्रांचिंग बना रहा है, तो ऐसे ब्यूटेन को हम क्या कहते हैं, आइसोब्यूटेन. आइसो की टर्म शो करिए कि ये ब्रांचिंग में बना हुआ स्ट्रक्चर है. अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने इसकी सल्फोनेशन करनी है. ठीक है, तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन रिएक्ट करेगा और सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में और कुछ अमाउंट में आपके पास हीट भी मौजूद होगी, टेम्परेचर भी मौजूद होगा. तो होगा क्या कि जो सल्फोनिक एसिड ग्रुप है वो एक हाइड्रोजन उतार के उसकी जगह पे अटैच हो जाएगा, सिंपली अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन. ठीक है, यहाँ से एक हाइड्रोजन उतारेंगे और उसकी जगह पे सल्फोनिक एसिड ग्रुप अटैच करवा देंगे लाइक दिस. ये हमारे पास आइसोब्यूटेन जो हमने उधर बनाया था. मैं भी आपको समझाती हूँ ये रिएक्शन कैसे होगा. जस्ट ये हाइड्रोजन आपने यहाँ से रिमूव करनी है, ये हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस कर देनी है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, और हाइड्रोजन की जगह पे क्या लगा देना है, सल्फोनिक एसिड ग्रुप, जो कि आएगा हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड से. ठीक है, तो SO3H ग्रुप यहाँ पे हम अटैच कर देंगे. सल्फ्यूरिक एसिड से सल्फोनिक एसिड ग्रुप चला जाएगा तो बाकी OH बच जाएगा और एक हाइड्रोजन जो हमने अल्केन की उतारी है जिसकी जगह पे SO3H ग्रुप लगाया है वो H और OH मिलके वाटर का मॉलिक्यूल बना देंगे. ये हमारी बाय प्रोडक्ट हो जाएगी. इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये हमारे पास एक रिएक्शन हो गया सल्फोनेशन का. इसमें एक चीज़ काबिल गौर है कि यहाँ पे हमने तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बात की थी कि अल्केन का एक हाइड्रोजन उतारना है और उसकी जगह पे सल्फ्यूरिक एसिड से सल्फोनिक ग्रुप लेके अटैच कर देना है. नाउ क्वेश्चन इज दैट हम कौन से वाली हाइड्रोजन उतार के उसकी जगह पे सल्फोनिक ग्रुप लगाएंगे. तो आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बहुत क्लियरली समझाया था कि इन सब हाइड्रोजन में से जो टर्शरी हाइड्रोजन होती है, ऐसी हाइड्रोजन जो ऐसे कार्बन के साथ अटैच है, जो फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच होती है, उस हाइड्रोजन को उतारना सबसे आसान है. तो सबसे ज़्यादा फिजिबिलिटी हमारे पास क्या है कि हम टर्शरी हाइड्रोजन को यहाँ से उतारेंगे और टर्शरी हाइड्रोजन की जगह पे सल्फोनिक एसिड लगाएंगे. हम यहाँ से भी हाइड्रोजन उतार के सल्फोनिक ग्रुप लगा सकते थे, लेकिन क्या है कि ये प्राइमरी हाइड्रोजन है, क्योंकि ये हाइड्रोजन ऐसे कार्बन के साथ अटैच है जो फर्दर सिर्फ डायरेक्टली एक कार्बन के साथ अटैच है. ये कार्बन है बट ये डायरेक्टली इस कार्बन के साथ लिंक्ड नहीं है. ये कार्बन, ये तीनों इस कार्बन के साथ ज्वाइन है. तो उस हाइड्रोजन के साथ जो कार्बन है वो कार्बन फर्दर एक कार्बन के साथ अटैच है, तो ये प्राइमरी हाइड्रोजन हुआ. इसको उतारना मुश्किल था क्योंकि मैंने आपको एनर्जी डिफरेंसेस से बताया था प्राइमरी हाइड्रोजन को एलिमिनेट करके उसकी जगह पे कुछ लगाना
ज़्यादा एनर्जी डिमांड करते हैं। इतनी एनर्जी हम रूम टेम्परेचर पे या नॉर्मल टेम्परेचर पे प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। ऑल्दो ये भी रूम टेम्परेचर पे तो रिएक्शन नहीं हो रहा, लेकिन इतना ज़्यादा हीट एनर्जी भी देना पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, टर्शरी हाइड्रोजन को रिप्लेस करवा के उसकी जगह पे सल्फोनिक एसिड का रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, तो ये तो हमारे पास आइसोब्यूटेन था जिसके अंदर टर्शरी हाइड्रोजन मौजूद थी, आपने इजीली उसको रिमूव करवाया और उसकी जगह पे इजीली सल्फोनिक एसिड ग्रुप अटैच करवा दिया। अभी हम अपना एक नेक्स्ट कंडीशन पढ़ते हैं जहाँ पे हमारे पास टर्शरी हाइड्रोजन मौजूद नहीं होगी। देखिए, यही सल्फोनेशन का प्रोसेस अगर हम एन एल्केन्स के साथ करवाएं, एन एल्केन जो स्ट्रेट चेन में होते हैं, ऐसे एल्केन जो स्ट्रेट सीधी चेन बना रहे होते हैं। ठीक है, देखिए स्ट्रेट चेन में एल्केन क्या होगा, CH3 देन CH2 ग्रुप, एक और CH2 ग्रुप। तो ये अगर आपके पास हम देखें तो ये एक स्ट्रेट चेन में है, तो ये एन एल्केन हुआ। लास्ट अभी जो रिएक्शन किया था उसमें आइसोब्यूटेन हमने लिया था, तो आइसो का मतलब होता है उसके साथ ऊपर नीचे ब्रांचेस भी बनी हुई थी, और एन स्टैंड्स फॉर कि यहाँ पे स्ट्रेट को सिंपलाइज करने के लिए आप एन की टर्म, एन का वर्ड यहाँ पे लगाते हैं, एन का अल्फ़ाबेट यहाँ पे शो करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप इसकी भी आपने सल्फोनेशन करनी है, लेकिन इसकी सल्फोनेशन में आप थोड़ी ज़्यादा हायर कंडीशंस देंगे। सल्फ्यूरिक एसिड की जगह पे आप ओलियम ले सकते हैं। डू यू नो अबाउट ओलियम? ओलियम क्या होते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर अगर सल्फर ट्राइऑक्साइड को भी मिक्स कर दिया जाए तो ओलियम फॉर्मेशन हो जाती है। सल्फ्यूरिक एसिड की कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू प्रिपरेशन में शायद आपने कभी ये टर्म स्टडी की होगी कि ओलियम क्या होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो H2S4O7 ये ओलियम का फॉर्मूला बन जाता है। तो जस्ट आप बताएंगे यहाँ पे जो सल्फ्यूरिक एसिड मौजूद है ये हो सकता है कि इसके साथ SO3 भी ऐड करवाई जाए और इसको ओलियम की फॉर्म में यहाँ पे यूज़ कर लिया जाए। ठीक है, इसको ओलियम क्यों बना रहे हैं, ताकि ये थोड़ा सा ज़्यादा रिएक्टिव हो जाए, सो दैट कि हमने यहाँ से जो हाइड्रोजन उतारनी है उसको हम इजीली रिप्लेस करवा के सल्फोनिक एसिड ग्रुप अटैच करवा सकें। अभी देखें यहाँ पे कोई भी टर्शरी हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। अभी लास्ट सेक्शन में मैंने आपको बताया था कि टर्शरी हाइड्रोजन को रिमूव करवाना सबसे आसान है। यहाँ पे हम जितनी भी हाइड्रोजन देखेंगे ना वो सेकेंडरी या प्राइमरी होगी। सेंटर वाली हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है वो फर्दर 2 कार्बन के साथ अटैच है तो सेकेंडरी हाइड्रोजन होगी। इस हाइड्रोजन को देख लें, ये हाइड्रोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है वो फर्दर साइडों पे 2 कार्बन के साथ अटैच है, ये भी सेकेंडरी हाइड्रोजन होगी। इस हाइड्रोजन को देख लें, ये जिस कार्बन के साथ अटैच है वो फर्दर एक ही कार्बन के साथ अटैच है तो ये प्राइमरी हाइड्रोजन हो गई। टर्शरी हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ मौजूद नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब इसकी सल्फोनेशन करवाएंगे तो ज़्यादा इजी आपके ख्याल में क्या होगा, प्राइमरी हाइड्रोजन रिप्लेस होगी ज़्यादा इजीली या सेकेंडरी इजीली रिप्लेस होगी? आपको पता है कि सबसे ज़्यादा इजीली टर्शरी रिमूव होती है, उससे ज़्यादा इजीली उसके बाद जो ज़्यादा इजीली रिमूव होती है वो सेकेंडरी हाइड्रोजन रिमूव होती है, और सबसे लेट कौन सी हाइड्रोजन रिमूव होती है, प्राइमरी हाइड्रोजन। तो यहाँ पे सेकेंडरी प्राइमरी से पहले रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो सेकेंड कार्बन है हमारी उसका हाइड्रोजन हम रिप्लेस करवाएंगे। एक हाइड्रोजन रिप्लेस करवा दिया, उतार दिया। ठीक है, बाकी का स्ट्रक्चर हम इसी तरह से ड्रॉ कर देंगे। बस सेकेंड कार्बन का एक हाइड्रोजन रिमूव कर लिया और उसकी जगह पे CH2 था ना यहाँ पे सेकेंड पे, तो एक हाइड्रोजन गया तो क्या बच गया, CH, और उसकी जगह पे हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, सल्फोनिक एसिड ग्रुप। ये चीज़ जो आपने समझनी है कि इस स्ट्रक्चर में आपने जस्ट एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करवा के उसकी जगह पे सल्फोनिक एसिड ग्रुप अटैच करवा दिया। आपने प्राइमरी हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं करवाया क्योंकि उसको रिप्लेस करना मुश्किल है। दैट इज़ वाई आप हमेशा सेकेंड कार्बन एन एल्केन्स की सीन में आप हमेशा सेकेंडरी कार्बन को, सेकेंडरी हाइड्रोजन को रिप्लेस करवा के उसकी जगह पे सल्फोनिक एसिड ग्रुप को अटैच करवाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट सल्फोनेशन। अभी हम देखते हैं कंबंशन रिएक्शन ऑफ अल्केन्स। देखिए नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा कंबंशन रिएक्शन। कंबंशन का मतलब होता है जलाना। तो इस रिएक्शन में हम क्या करेंगे, अल्केन्स की रिएक्शन जैसा कि आपको पता है हम पढ़ रहे हैं, तो अल्केन्स को कंबस्ट करेंगे। आपको पता है दुनिया में कोई भी चीज़ जो जलती है वो किसकी प्रेजेंस में जलती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में चलती है। ठीक है, तो अल्केन्स का कोई भी मेंबर ले लेते हैं, लाइक CH4 मीथेन, फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन। ठीक है, इसको अगर हम जलाएंगे, कंबस्ट करेंगे, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको जलाएंगे, ये बर्न होगा, कंबस्ट होगा, फ्लेम के साथ ये जलेगा, और जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, जो भी हाइड्रोकार्बन होता है, जब भी हाइड्रोकार्बन कंबस्ट होता है, अगर वो जस्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन पर मुश्तमिल है, वो कोई हाइड्रोकार्बन है, तो हमेशा उसकी प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनती है। बट आपको पता है कि जलने का प्रोसेस हो रहा है, कंबंशन हो रही है, तो साथ में हीट मस्ट
इवॉल्व होगी। ठीक है, यहाँ पे 891 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है जब भी आप 1 मोल ऑफ मीथेन को बर्न करते हैं। ठीक है, फॉर 1 मोल ऑफ मीथेन, ये आपके पास मीथेन है, मीथेन को हमने बर्न किया। आपको पता है ऑक्सीजन की मदद से चीज़ों को जलाया जाता है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब भी मीथेन बर्न होगी तो 1 मोल ऑफ मीथेन हमेशा 891 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिलीज करेगी जब भी ये जलेगी। और आपको पता है कि जब भी कंबंशन का प्रोसेस किया जाता है, जब भी किसी भी चीज़ को जलाया जाता है तो जलने वो खुद ही जलना स्टार्ट नहीं कर देती है। लाइक सिंपल सी एग्जांपल है, आप लोगों ने घरों में आग जलानी है, लकड़ियों वाली आग अगर आपने कभी जलती देखी हो या जलाई हो तो आप लकड़ियाँ रखते हैं तो वो जलना नहीं शुरू कर देती हैं। हालांकि हवा में ऑक्सीजन मौजूद है, लकड़ियाँ भी मौजूद हैं, बट वो ऐसे जलना शुरू नहीं करती हैं। होता क्या है कि आप पहले थोड़ी सी हीट देते हैं, उसको थोड़ा सा स्पार्क देंगे, माचिस से उसको जलाना शुरू करेंगे, फिर वो खुद ब खुद आगे जलती रहेंगी। ठीक है, तो क्या होता है कि आपने जब भी एल्केन को जलाना है तो एट वन स्टार्ट में आप कोई ना कोई हीट प्रोवाइड करोगे ताकि ये कंबंशन इसकी शुरू हो जाए। लेकिन जब एट वंस ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा तो उसके बाद ये प्रोसेस आप हीट ये खुद प्रोड्यूस करेगा। मज़ीद हीट आपको देना नहीं पड़ेगी, ये खुद हीट जल जल के प्रोड्यूस करेगा। इतनी ज़्यादा हीट 891 किलो जॉल पर मोल एनर्जी यहाँ से ये हीट प्रोड्यूस होगी। जैसे लकड़ियाँ आपने स्टार्ट में तो मैच स्टिक से उसको जलाया, उसको हीट दी तो वो लकड़ी जलना शुरू हुई, लेकिन उसके बाद तो आप हीट मुसलसल तो नहीं दे रहे कि लकड़ियों को जलाने के लिए, अब तो वो खुद जल रही हैं और आपको हीट दे रही है। तो इसी तरह से अल्केन्स को भी स्पार्क चाहिए होता है स्टार्ट में जलाने के लिए, लेकिन उसके बाद जब वो जलना शुरू करते हैं तो वो जलते रहते हैं। मज़ीद आपको उनको हीट नहीं देना पड़ती, बल्कि उनमें से उस रिएक्शन की हीट आपको मिलती है। अच्छा, 1 मोल ऑफ कंपाउंड जब बर्न होके जितनी भी हीट प्रोड्यूस करता है उस हीट को आप कहते हो हीट ऑफ कंबंशन। उस हीट को हम क्या कहेंगे? हीट ऑफ कंबंशन। ठीक है, और इसके अलावा कि हाइड्रोकार्बन जब भी चलते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट कंबंशन। और कंबंशन आपको पता है कि ये प्रोसेस खुद से स्टार्ट नहीं होता, आपको कोई ना कोई हीट अमाउंट ऑफ हीट इसको प्रोवाइड करना पड़ती है। हम अपना नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ मूव करेंगे विच इज़ अबाउट पायरोलाइसिस। जी, पायरोलाइसिस से पहले हम देखते हैं कि जो कंबंशन का प्रोसेस आपने कंप्लीट कर लिया, इसको आपने कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर लिया, हमने कंबंशन पढ़ी अबाउट मीथेन। लेकिन अगर हम बात करें इथेन की या किसी हायर एल्केन की, तो इथेन एंड प्रोपेन भी कंबस्ट होते हैं। देखिए, कंबंशन को आप कंट्रोल कर सकते हैं। कंबंशन कहते हैं अगर कोई कंपाउंड कंप्लीटली जल गया, कंप्लीटली जल के उसने कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बना दी तो वो कंबंशन हो गई। लेकिन आप अगर उसे कंट्रोल कर लें, ऑक्सीजन कम प्रोवाइड कर दें ताकि वो कंप्लीट ना जल सके, टेम्परेचर कम प्रोवाइड कर दें स्टार्ट वाला ताकि वो जो जलना स्टार्ट हो तो वो ज़्यादा अच्छे से जलना स्टार्ट ना, और बाद का भी टेम्परेचर उनका साथ साथ रिमूव करवाते रहें सो दैट उनकी ज़्यादा बर्निंग ना हो। ठीक है, तो अगर आप उनकी बर्निंग को कंट्रोल कर लें, कंबंशन को कंट्रोल कर लें, तो हम कोई यूजफुल प्रोडक्ट्स भी ले सकते हैं। बर्निंग से पहले की जो स्टेजेस होंगी मैकेनिज्म में, वहाँ पे हमारे पास कोई अल्कोहल प्रोड्यूस हो सकता है। तो इस तरह से आप कोई यूजफुल प्रोडक्ट्स लेने के बाद एट द एंड जब वो कंप्लीट जल जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बना देंगे। ठीक है, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स पायरोलाइसिस। कंबंशन का रिएक्शन कंप्लीट हुआ, पायरोलाइसिस को देखते हैं कि पायरोलाइसिस क्या है। देखिए, पायरोलाइसिस को डिस्कस करते हैं। पायरोलाइसिस का पहले वर्ड का मतलब देखते हैं, इसके वर्ड का मतलब क्या है। पायरो मीन्स फायर एंड लाइसिस मीन लूजिंग या ब्रेकेज। ठीक है, कोई पार्ट लूज कर देना या तोड़ देना। ठीक है, तो फायर का मतलब एंड लूजिंग का मतलब कि हीट देके किसी भी चीज़ को तोड़ने को, उसकी क्लीवेज करने को, हीट देके किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की ब्रेकेज को आप पायरोलाइसिस कहते हैं। जैसा कि मैं इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखती हूँ कि क्लीवेज कहते हैं ब्रेक डाउन करने को, ब्रेक करने को। क्लीवेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बाय हीट। ठीक है, अगर आप हीट प्रोवाइड करके कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लीवेज कर रहे होते हैं तो उसको हम पायरोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, जिनके अंदर हाइड्रोजन एंड कार्बन मौजूद होती है, उन्हीं कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। तो
स्पेसिफिकली अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में से अल्केन्स को हीट प्रोवाइड करके अल्केन्स की हीट की मदद से क्लीवेज कर देंगे, इसकी ब्रेक डाउन कर देंगे, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे क्रैकिंग। ये एक स्पेसिफिक टर्म यूज होगी अल्केन्स के लिए। क्रैकिंग किसको कहते हैं कि अगर अल्केन्स को हीट देके अगर हम तोड़ेंगे, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लीवेज करना हीट की मदद से, उसको तोड़ना हीट की मदद से पायरोलाइसिस कहलाता है। लेकिन अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से सिर्फ अल्केन्स की क्लीवेज की अगर हम बात कर रहे होंगे तो उसको हम क्रैकिंग कहेंगे। नो व्हाट इज क्रैकिंग? क्रैकिंग का फिनोमेना मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। क्रैकिंग क्या होते हैं कि समटाइम आपके पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो हायर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं, उनको ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स आपने बनाने होते हैं, स्मॉलर हाइड्रोकार्बन। तो इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? क्रैकिंग ऑफ अल्केन। मतलब कि हायर अल्केन को, बड़े हाइड्रोकार्बन्स को, हायर अल्केन्स जब तोड़ के बाय द हेल्प ऑफ हीट, प्रोवाइडिंग हीट, उनको तोड़ के जब लोअर अल्केन्स मतलब स्मॉलर अल्केन्स के अंदर चेंज किया जाता है, तो इस प्रोसेस को बेसिकली आप क्रैकिंग कह रहे होते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों किया जाता है? मोस्टली इसका यूज़ ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये फिनोमेना किया क्यों जाता है क्रैकिंग का, कि समटाइम आप जो पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शन लेते हैं, ज़मीन से पेट्रोलियम निकालते हैं, वो लार्जर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। मतलब आपके पास क्रूड ऑयल है, वो अच्छा फ्यूल नहीं होता है, उसकी जो प्रोसेसिंग की जाती है इंडस्ट्रीज़ में, वो यही किया जाता है कि जो हायर हाइड्रोकार्बन है उनकी डिमांड भी ज़्यादा नहीं है, वो गुड फ्यूल्स भी नहीं होते हैं, उनकी ब्रेकेज करके, क्लीवेज करके, मतलब क्रैकिंग करके उनको स्मॉलर हाइड्रोकार्बन में चेंज किया जाता है, तो वो गुड फ्यूल के तौर पे, मोटर फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये इसका मकसद होता है अल्केन्स को क्रैक करने का। तो पायरोलाइसिस में हम बेसिकली यही कर रहे होते हैं कि हम हीट प्रोवाइड करके इनको डिकम्पोज कर रहे होते हैं। डिकम्पोज का मतलब तोड़ना, ठीक है, तोड़ रहे होते हैं। या फिर एक और काम भी हम कर सकते हैं, वो भी हम अभी डिस्कस कर लेते हैं कि पायरोलाइसिस में हम किसी भी हाइड्रोकार्बन को हीट प्रोवाइड करके और कैटलिस्ट प्रोवाइड करके उनकी साइक्लाइजेशन भी कर सकते हैं, उनको साइकिल में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी स्ट्रेट चेन को। इसकी एग्जाम्पल मैं बाकायदा आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि किस तरह से हम स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को हीट प्रोवाइड करेंगे, आगे जाके वो साइकिल में कन्वर्ट हो जाएगा। उससे पहले हम देखते हैं कि जब भी आप लोग पायरोलाइसिस करते हैं, पायरोलाइसिस करने का मतलब क्या है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट प्रोवाइड करते हैं, तो ब्रेकेज के बाद आपके पास प्रोडक्ट क्या बनती है। मैं क्या बता रही हूँ आपको कि अगर आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है और आप उसकी क्या करने जा रहे हैं, पायरोलाइसिस, मतलब कि उसको हीट प्रोवाइड करके आपने उसकी ब्रेकेज करनी है, तो उसके नतीजे में जो प्रोडक्ट्स आपके पास बनेंगी, वो प्रोडक्ट्स कौन कौन सी प्रोडक्ट्स होंगी, ये किन किन बातों पर डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या बनेंगी। देखिए, 4 चीज़ें हैं जिनके ऊपर ये प्रोडक्ट हमारी डिपेंड कर रही होती है। एक, नेचर ऑफ अल्केन्स या नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, कि आपने हाइड्रोकार्बन कौन सा लिया है, कौन सा कंपाउंड लिया है जिसकी पायरोलाइसिस कर रहे हैं, वो पता होगा, तुम्हें पता होगा कि हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेंगे। ठीक है, नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट, टेम्परेचर एंड प्रेशर, कि कितना टेम्परेचर दिया है आपने, हीट प्रोवाइड करके पायरोलाइसिस करते हैं ना, हीट दे के आपने तोड़ना होता है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को और प्रोडक्ट लेनी होती है। तो टेम्परेचर एंड प्रेशर का क्या मतलब है कि कितना टेम्परेचर दिया आपने, कितना टेम्परेचर और कितना प्रेशर आप प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। टाइम फॉर पायरोलाइसिस, कितने टाइम तक ये ब्रेकेज का प्रोसेस चलता रहा है, ये भी अफेक्ट करता है कि हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगी। शॉर्ट टाइम में कौन सी प्रोडक्ट बनेगी, काफ़ी देर तक पायरोलाइसिस करते ही रहे तो फाइनली कौन सी प्रोडक्ट बनेगी। ठीक है, टाइम फॉर पायरोलाइसिस, ये वो कुछ चीज़ें हैं जो हमारी पायरोलाइसिस के बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नतीजे में जो प्रोडक्ट बनती हैं उनके बारे में बता दी कि वो प्रोडक्ट किस नेचर की बनेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें अगर हमें इन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन होगी तो हम गेस कर सकते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट्स क्या बनेंगी। ठीक है, तो इसके अलावा हम साइक्लाइजेशन के एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, जो अभी मैंने जिक्र किया था साइक्लाइजेशन का, अब उसको मैं आपको डिटेल से समझाती हूँ। देखें, साइक्लाइजेशन मतलब कि आपके पास एन हेक्सेन है, फॉर एग्जांपल एन हेक्सेन, एन टर्म का पहले भी मैंने आपको बताया, जो स्ट्रेट चेन में हाइड्रोकार्बन होते हैं उनके साथ हम एन लगाते हैं। 1 2 3 4 5 6 कार्बन वाला अल्केन है, इसका नाम होगा एन हेक्सेन।
ठीक है, इसको आप प्रोवाइड करेंगे हीट, और इसके अलावा यहाँ पे हम दो तरह के कैटलिस्ट भी इस्तेमाल करेंगे जो कि होंगे एल्यूमिना एंड क्रोमिक ऑक्साइड। ठीक है, तो इनकी मदद से जो आपके पास आप हीट ही प्रोवाइड करें ना कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, अभी पायरोलाइसिस में पढ़ा था हीट ही प्रोवाइड करनी होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड को, तो उनकी क्लेवेज हो जाती है। साइक्लाइजेशन में क्या हो गया, आप इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट प्रोवाइड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा, ये 6 कार्बन वाली रिंग बना देगा विच इज बेंजीन रिंग। ये रिएक्शन भी आप पहले स्टडी कर चुके हैं एफएससी लेवल पे इन द प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, कि बेंजीन रिंग कैसे बनती है। आपने एक स्ट्रेट चेन वाला एन हेक्सेन लिया, हेक्सेन का मतलब जिसमें 6 कार्बन थे, एक स्ट्रेट चेन वाला स्ट्रक्चर था, उसको हीट कैटलिस्ट की मदद से हीट प्रोवाइड की, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनी वो बेंजीन था जो कि एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है। वही 6 कार्बन है बट वो क्या है, एक साइकिल में अरेंज हो गए हैं बाय लूजिंग हाइड्रोजन। ठीक है, जो भी करके उन्होंने हीट की मदद से जैसे भी रिएक्शन किया वो स्ट्रेट चेन बस क्या होगी, साइकिल में कन्वर्ट होगी। ठीक है, कैसे रिएक्शन किया होगा कि देखिए यहाँ से सबके पास से कुछ ना कुछ अमाउंट हाइड्रोजन की रिप्लेस हुई होगी, तो 4 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स यहाँ से रिमूव हुए होंगे। ठीक है, बेंजीन स्ट्रक्चर बनाने के लिए। अभी नेक्स्ट देखते हैं, लेकिन बायो प्रोडक्ट्स आपकी बुक में हो सकता है ये 4 हाइड्रोजन कार्बन के हाइड्रोजन की मॉलिक्यूल्स मेंशन ना हो, क्योंकि अक्सर बायो प्रोडक्ट्स आप हायर लेवल पे मेंशन नहीं करते, आप जस्ट मेन प्रोडक्ट के साथ डील करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हम यहाँ पे एन हेप्टेन लेते हैं तो आपको पता होगा एन हेप्टेन क्या होता है, जिसमें 7 कार्बन वाली स्ट्रेट चेन होती है। ठीक है, ये 4 कार्बन, 5th कार्बन, 6th कार्बन एंड 7th, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एन हेप्टेन। इसको भी अगर हम इन्हीं कंडीशंस पे अमाउंट ऑफ हीट दें, यही वाले कैटलिस्ट प्रोवाइड करें, इसको रिएक्शन करवाएं, तो क्या होगा, ये भी एक साइक्लिक कंपाउंड में चेंज होगा, और वो कौन सा होगा, टॉलीन। बेंजीन के ऊपर एक CH3 लगा होगा, मतलब एक कार्बन बेंजीन के अलावा एक्स्ट्रा है, क्योंकि यहाँ पे भी 6 कार्बन तो बेंजीन रिंग बनाएंगे, जो 7वां कार्बन है हेप्टेन का वो टॉलीन का ग्रुप ऊपर बना देगा। ठीक है, इसमें भी 7 से हमारे पास हाइड्रोजन के कुछ मॉलिक्यूल्स रिमूव होंगे और इस स्ट्रक्चर का नाम होगा हमारे पास टॉलीन, टॉलीन फॉर्मेशन होगी। तो दिस इज ऑल अबाउट पायरोलाइसिस।